हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम आपको एज प्रॉब्लम में थे, यानी हम लोग एज का जो प्रॉब्लम है उसमें थे, यानी उम्र संबंधी हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स बताए थे। और आज के क्लास में हम उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए, एक सवाल है जो हम आपको दिखाते हैं। देखिए सवाल क्या है। तो सवाल है कि पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्ष के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। तो पिता की उम्र ज्ञात करना हमको कि कितना है। तो आइए पहले हम सवाल लिखते हैं। देखिए क्या सवाल है। तो सवाल है पहला कि पिता की उम्र सवाल है आपका पहला कि पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। पिता की उम्र ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, यही सवाल है मेरा। सवाल क्या है कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। तब आपको पिता का उम्र ज्ञात करना है। अब देखिए, सवाल तो हम बाद में बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि हम इन सवाल में पहले हमको ये ढूंढना होगा कि हम इसमें माने किसको, यानी इसमें क्या हम करें जिससे ये सवाल हमसे बन जाए। तो आइए सवाल को एक बार पढ़ते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। अब यहां हमें 3 चीज दिखाई देगा। पहला एक पिता और उसके 2 पुत्र। तो एक पिता 2 पुत्र, टोटल यहां पर 3 व्यक्ति है। और हम चैप्टर में हैं, वह है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। एक बात और, समीकरण को हल करने के लिए समीकरण में जितने भी चरराशि हो
समीकरणों की संख्या या फिर शर्त वह भी उतनी होनी चाहिए। मतलब यदि आप एक चर वाला रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पढ़ते हैं x + 7 = 3 मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ चर राशि कितना आपका है? 1 है। यहाँ चर राशि 1 ही है ना, केवल x। तो इस समीकरण को हल करने के लिए आपको जो है वह एक समीकरण की आवश्यकता है, और इसको देखिए आप एक ही समीकरण से इसको आप क्या करते हैं, तो हल कर लेते हैं। आगे देखिए कि यदि समीकरण में दो चर राशि हो, समीकरण में यदि दो चर राशि हो तो हमको या तो दो समीकरण रहे मेरे पास या एक शर्त भी रहे। कभी कभी कंडीशन दे दिया जाता है, उससे निकल जाता है हमको। तो दो समीकरण या दो शर्त चाहिए दो चर के लिए। इसी प्रकार से यदि 3 चर रहेगा तो हमको 3 समीकरण या 3 शर्त होना चाहिए, तभी हम जाके उसका हल कर पाते। ये जनरली ऐसा होता है, स्पेशली कभी कभी वो अलग बात है। अब आप देखिए कि आपके पास यहां पर अगर हम देखिए बेटा को पहले बाप को मान ले, फिर पहले बेटा फिर दूसरा को मान ले, अगर तो 3 चर राशि मेरे पास हो जाएगी। ध्यान दीजिए, पिता और उसके 2 पुत्र हैं। तो यदि पिता को हम एक चर राशि माने, उम्र को, अगर पिता की उम्र को हम एक चर राशि मान लें, पहले पुत्र के भी उम्र को एक चर राशि मान लें, दूसरे पुत्र के भी उम्र को अगर एक चर राशि मान लें, तो मेरे पास कुल चर राशि की जो संख्या होगी ना वो 3 हो जाएगी। और देखिए तो यहाँ शर्त कितना है, एक शर्त है पहला, ये ध्यान दीजिएगा, ये पहला शर्त हुआ का 1, यानी एक समीकरण इससे बना सकते हैं। बहुत अच्छा, अब देखिए आगे, और दूसरा ये एक शर्त है, ये दूसरा शर्त है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं ना कि हम इसमें केवल 2 समीकरण निकाल सकते हैं, तीसरा कोई शर्त तो उम्मीद ही नहीं यहाँ पे। तो यदि हम 3 चर राशि मान लेंगे तब ये हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तब आपको क्या करना होगा, इसमें ये ध्यान रखना होगा आपको कि क्या ऐसा सेम टर्म है जिसमें हम 1 मान के चल सकते हैं। तो आइए हम सवाल को फिर से एक बार पढ़ते हैं। हम इसको 2 चर में ही बनाएंगे, थोड़ा सवाल पे ध्यान दीजिए कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का तिगुना है। पहला स्टेटमेंट में जो कहता है आपको, यानी पहला जो बात बोलता है उसमें बोलता है कि पिता की उम्र अपने 2 पुत्रों के उम्रों के योग का तिगुना है। और दूसरा में क्या कहता है, देखिए कि 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। यानी अगर कॉमन टर्म ढूंढिए दोनों में, देखिए दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, ध्यान दीजिएगा, दोनों पुत्रों के उम्रों का योग, इसमें भी देखिए दोनों पुत्रों के उम्रों का योग। यानी हमको अगर हम बेटा को अलग अलग ना मान के उन दोनों की उम्रों के योग को ही मान लें तो हम दोनों में काम कर सकते हैं। लेकिन सावधानी रखनी होगी आपको, ये नहीं कि आप जैसे तैसे चलिएगा, बड़ा ध्यान से। तो आइए पहले हम मानते, फिर जैसा आवश्यकता होगा हम आपको बताते चलते हैं। तो आइए हम पहले क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं, मानते हैं 2 चर राशि में, ठीक है। तो चलिए मानिए सॉल्यूशन। माना कि पिता की वर्तमान आयु, माना कि पिता की वर्तमान आयु x एवं दोनों पुत्रों के वर्तमान उम्रों का, ठीक है ना, उम्रों का योग y वर्ष है। हम मान लिए कि पिता की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है और दोनों पुत्रों के वर्तमान उम्रों का जो योग है वह है y वर्ष।
ऐसा हम लोग मान लिए। ठीक है, अब आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो प्रश्न से यानी हम इसमें पहला पे ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला क्या है कि पिता की उम्र अपने दो पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। तो याद रखिए, याद होगा आपको पिछले वीडियो में यानी इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे कि यदि आपको बड़ा का उम्र ज्ञात करना हो छोटे के मदद से, तब आप छोटा वाला में गुना भाग कीजिएगा। याद है ना आपको? तो ये वही करते हैं। कहता है कि पिता की उम्र, पिता की उम्र क्या माने बाबू साहब हम? x वर्ष। तो पिता हो गए x वर्ष। पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों का योग। ठीक है, तो बताइए उम्रों का योग क्या माने हम? y ना, बिल्कुल सही। तो यहाँ x बराबर y, लेकिन क्या x बराबर y कहता है? नहीं कहता है, कहता है उम्रों के योग का 3 गुना। यानी इसमें कितना से गुना करेंगे हम? तो 3 से। यानी यहाँ पर हो गया मेरा, देखिए x हुआ पिता का उम्र, y हुआ दोनों पुत्रों के उम्रों का योग। तो कहता है कि पिता का उम्र जो है वह अपने दोनों पुत्रों के उम्रों के योग का 3 गुना है। तो देखिए हम क्या किसमें 3 से गुना कर दिए और ये हो गया मेरा अब पहला समीकरण। कोई दिक्कत? अब बढ़िए यहां से आगे पुनः। ठीक है, ध्यान देना आपको थोड़ा सा। ठीक है, क्या ध्यान देना? देखिए 5 वर्षों के बाद, यानी आज से 5 साल बाद की बात हो रही है। अब आप ही बताओ कि यदि अभी आपकी उम्र 14 साल है, ठीक है, तो अभी जब आपका उम्र 14 साल है तो 5 साल के बाद आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? तो क्या कीजिएगा? 14 + 5 = 19, यानी आप 19 ईयर का हो जाइए। 1 साल घटा दीजिएगा तो 20 पूर जाएगा आपका, अगर बढ़ा दीजिएगा तो यदि हमें बाद होना होता है तो हम क्या करते हैं? उसमें हम जोड़ देते हैं उसको। तो आइए हम इसमें इसको जोड़ देते हैं। तो पुनः देखिए ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद, ठीक है, 5 वर्ष के बाद गौर कीजिएगा, पिता की आयु, पिता की आयु। तो बताइए अभी पिताजी की आयु कितनी है? x वर्ष ना। तो जब अभी पिता की आयु x वर्ष है तो आज से 5 साल के बाद पिताजी की उम्र कितनी हो जाएगी? तो जुड़ जाएगा। तो यानी पिता की आयु हो जाएगा कितना? तो x + 5 वर्ष। ठीक है, ये उम्र हो गया किनका? तो पिताजी का। अब हमें क्या करना है कि दोनों पुत्रों के उम्रों का योग भी देखना है। तो बोलिए 5 साल के बाद दोनों पुत्रों के उम्रों का योग क्या होगा? बोलिए। तो यहां पे क्या होता है ना, अक्सर हम गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं? तो जिस तरह से हम पिता की उम्र लिखे x + 5, अक्सर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे भी पुत्र वाला में लिख देता है y + 5। लेकिन एक बात बताइए जरा सोच के कि क्या अगर मान लीजिए कि मेरे, ये देखिए मेरा जिसमें स्केच पेन है और ये सिंगल है, ठीक है, ये 2 भाई है। एक भाई मान लीजिए ये A है, ठीक है, और ये आपका B है। तो A जो है ना और ये B दोनों क्या है ना, भाई। ये भी दोनों क्या है? भाई है। तो अगर आप अभी समझिए कि अगर हम 5 साल बाद जाएं, ठीक है, कितना साल बाद जाएं? 5 साल बाद चले जाएं, यानी आप अभी 2020 में हैं, अब 2025 की बात कीजिए। तो 2025 की बात कीजिएगा तो ये बेचारा, इसका उम्र बढ़ेगा ना, इसका उम्र क्या होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? तो 5 साल। इसका भी उम्र कितना बढ़ेगा? तो 5 साल। तो जरा गौर कीजिए 2005 के 2025 में जब जाइएगा, यानी आज से 5 साल के बाद, तो दोनों भाई के
उम्रों का जो योग बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, तो 5 इसका जोड़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। नहीं, एक भाई 5 साल बढ़ेगा, दूसरे भाई भी तो 5 साल बढ़ेगा ना, तो दोनों के उम्रों के योग में जो वृद्धि होगी वो कितनी होगी, तो 5 + 5 बराबर कितना, 10 वर्ष। कोई दिक्कत, तो आइए कहता है दोनों पुत्रों की उम्रों का योग कितना, वो क्या होगा, तो आपका y +5 यानी y + 10 वर्ष, यानी आपका पिता की उम्र हो गई कितनी, तो पिता की उम्र हो गई x + 5, जबकि दोनों पुत्रों की उम्रों का योग कितना हो गया उस समय, y + 10। कोई दिक्कत। अब आइए हम इसको आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ से ये तो हम कंडीशन किए, अभी तो हम ये पढ़े नहीं कि पिता पुत्र में संबंध कैसा होता है उस समय उम्र का। तो ये देखते हो, कहता है, अब सवाल पूरा पर है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र कितना है, x + 5 ना, हाँ, तो 5 वर्षों के बाद पिता की उम्र दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की, दोनों पुत्रों के उम्रों के योग की दुगनी हो जाएगी। यानी अब आइए प्रश्न क्या कहता है, देखिए x + 5 यानी ये हुआ पिताजी, x + 5 किसका उम्र हुआ, तो पिताजी का, यानी पिताजी की जो उम्र होगी वह अपने पुत्र के उम्रों के योग का कितना होगा, देख लीजिए कितना होता है, 2 गुनी, यानी कितना गुना करना उसमें, 2 से ना, तो कर दीजिए, तो यानी यहाँ हो गया 2। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो और x + 5 ++ 2 × y, 2y ++ 2 × 10 यानी 20। तो ये मेरा हो गया आपका, ये हम इसको अभी सॉल्व करेंगे। अब जरा गौर कीजिए, इस x में अगर हम यहाँ से वैल्यू डालते हैं तो क्या होगा, हमको मान मिल जाएगा ना, तो हम इसमें मान रख देंगे। लेकिन पहले हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल बना लेते हैं। देखिए क्या होगा, डायरेक्ट कर लीजिए, x - 2y बराबर कितना, 15। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करके बनाते हैं, ठीक है। देखिए चलिए आइए देखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, यानी समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, x का मान रख देंगे। तो पहले समीकरण 2 क्या लिख लीजिए, x - 2y बराबर कितना, 15। और अभी समीकरण 1 आपका कितना था, लिख लीजिए ध्यान से, तो x बराबर 3y। हाँ एक बात और, आप क्या कीजिए ना, जो स्क्रीन होता है ना उसका स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक है, तो आपके पास चीजें अवेलेबल रहेगी। तो देखिए यहाँ क्या होगा, x - 2y बराबर कितना, 15, और x का वैल्यू रखिए, कितना रखना है, 3y - 2y = 15। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं कि x = कितना था मेरा, 3y, क्या था ये, समीकरण 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो y = 15। इसका मतलब हुआ कि दोनों पुत्रों के उम्रों का जो योग है वो कितना वर्ष है, बोलिए, तो ये है 15 वर्ष। लेकिन हमें क्या करना है सवाल में, इसमें हमसे कहा जाता है कि आप पिता का उम्र ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इस सवाल में आपसे कहा जाता है कि आप जो है ना वो पिताजी का उम्र बताइए। तो पिता का उम्र क्या था, तो देखिए समीकरण 1 से क्या था आपका, x बराबर 3y, यानी 3 गुना 15 यानी 45 वर्ष। इसका अर्थ ये हुआ कि पिताजी की जो आयु है वो 45 वर्ष है, जबकि दोनों पुत्रों की उम्रों का योग कितना मिला हमको, तो 15 मिला। तो ये यही सवाल था आपका। एक सवाल आइए हम आपको और बताते हैं, वो देखिए क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक सवाल है कि 10 वर्ष के बाद एक आदमी की उम्र
उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा फिर से, पहला सवाल क्या है कि 10 वर्ष के बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी, और कहता फिर कि 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। ध्यान दीजिए, पहले सवाल लिखते हैं हम। 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी, और 10 वर्ष पूर्व आदमी की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। यानी आपको ये बताना है उस व्यक्ति का उम्र क्या है। ध्यान दीजिए, तो सवाल में आप देखिए, ये सवाल बहुत ही ज्यादा सरल है। आपको सबसे पहले यही चुनना है कि चर कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, एक पिता है और एक पुत्र है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक चर राशि पिताजी की उम्र हो जाएगी और दूसरी चर राशि जो होगी वह पुत्र का उम्र हो जाएगा। ठीक है, यानी इस सवाल में हम यानी इस सवाल में हम पिता की वर्तमान आयु को x मान लेंगे और पुत्र के वर्तमान आयु को y मान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉल्यूशन प्रारंभ करें। चलिए शुरू करते हैं। माना कि आदमी लिखते, पिता नहीं लिखता, आदमी लिखते हैं। माना कि आदमी की उम्र, वर्तमान लिखना हमको, वर्तमान उम्र x वर्ष एवं उनके पुत्र की वर्तमान उम्र y वर्ष है। यानी मान लिए कि पिताजी की जो वर्तमान आयु है वह x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। यानी हम जो है उम्र को अभी से प्रारंभ किए। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि 10 वर्ष के बाद तो बताइए उम्र यही रहेगा? नहीं ना, पिताजी का भी उम्र बढ़ जाएगा, पुत्र का उम्र भी बढ़ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं 10 वर्ष बाद। अब देखिए क्या क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो 10 वर्ष बाद का मतलब पिता की आयु कितनी होगी बताइए? पिता की अभी की उम्र यानी वर्तमान उम्र कितनी है? x वर्ष ना। तो अगर पिताजी की वर्तमान आयु x वर्ष है, उसको आप 10 साल बढ़ा दीजिएगा तो पिताजी की जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? सही बताइए। हाँ,
x प्लस 10। बहुत अच्छा। देखिए तो ये हो गया x प्लस 10 वर्ष। ठीक है। इसी तरह से पुत्र की उम्र क्या होगी, दोनों बढ़ेगा ना, तो पुत्र की आयु कितना होगा बोलिए, पुत्र की आयु हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष। यानी 10 साल के बाद जो है, ध्यान दीजिएगा, 10 साल के बाद जो है पिता की आयु ना x मानी जाएगी ना y मानी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, आज से 10 साल के बाद पिता की उम्र ना x मानी जाएगी ना y मानी जाएगी। पिता की आयु कितनी मानी जाएगी, x प्लस 10, और यहाँ पर पुत्र की आयु कितनी मानी जाएगी, तो y प्लस 10। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोलता है ये सवाल। देखिए पढ़िए, 10 वर्ष के बाद एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगनी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, छोटा कौन है, बेटा या बाप, छोटा है बेटा ना, तो गुना किस में करेंगे हम लोग, बेटा वाला उम्र में। तो आइए क्या कहता है, देखिए यहाँ ध्यान से कि x प्लस 10 यानी पिता की आयु, ये किसकी आयु है, पिता की आयु है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी। और पुत्र, उसमें पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 10, उसमें कितना गुना कर देंगे हम, 2 से। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो और x प्लस 10 2y प्लस 20 और x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 10। और ये समीकरण मेरा कौन सा हो गया, पहला। गौर कीजिए, पहले बस इतना बात से कि 10 वर्ष बाद एक आदमी की उम्र, तो हम देखते हैं 10 वर्ष बाद जो है आदमी की उम्र कितनी हो जाती है, तो x प्लस 10 वर्ष। उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाती है, तो y प्लस 10 वर्ष। प्रश्न कहता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है। तो देखिए हम पुत्र की आयु में 2 से गुना कर दिए, फिर इसको बारी बारी से हल किए और इससे हमको x का मान क्या मिला, x। तो पहला समीकरण मिला हमको, वह मिला x माइनस 2y बराबर 10। अब आइए हम इसके दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, उसके दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। ये तो प्रश्न से था। अब आइए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या बोलता है। ध्यान दीजिएगा, अब दूसरा पॉइंट है, क्या बोलता है उसमें सुनिएगा कि 10 वर्ष पूर्व यानी 10 साल पहले। तो बताइए अगर आज से 10 साल पीछे जाइएगा तो उम्र घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा ना, तो घटा दीजिए। तो यहां से लिखिएगा 10 वर्ष पूर्व। ठीक है। पिता की आयु, पिता की आयु, तो बताइए कमेगा कौन सा उम्र, अभी बोला ना वो। तो अभी पिताजी की उम्र कितना वर्ष था, x वर्ष। उसके पुत्र का उम्र कितना था, भाई ना। अभी पिताजी का आयु कितनी है, x वर्ष है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, तो y वर्ष है। तो बताइए कि 10 वर्ष बाद जो है, यानी पहले 10 वर्ष पहले जो है वह पिता का आयु कितनी होगी, तो x माइनस 10 वर्ष। ठीक है। फिर आगे बढ़िए, पुत्र की आयु कितनी होगी, थी। पुत्र की आयु कितनी थी उस समय 10 साल पहले, तो हो जाएगा कितना, y माइनस 10 वर्ष। तो ये गौर कीजिएगा कि आज से 10 साल पहले जो होगा वह पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस 10 ना कि x। पुत्र की आयु कितनी होगी, तो y माइनस 10 ना कि y। अब जो भी होगा इन बातों पे होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि अब जो भी कथन सुनेंगे इस बात पे सुनेंगे, दूसरा पे मत सुनिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब कि दूसरा बात क्या बोला जाता है हमको। तो देखिए प्रश्न को समझिएगा। कहता आदमी की उम्र, आदमी की उम्र कितनी है भाई, तो x माइनस 10। ठीक है। आदमी की उम्र, पुत्र की उम्र, पुत्र का उम्र कितना है, तो y माइनस 10, 4 गुनी 3 यानी 4 से गुना कर देंगे, हो गया। x माइनस 10 बराबर 4y माइनस 40। फिर यहाँ ले आइए, x माइनस 4y माइनस 40 प्लस 10, इससे हो गया
x माइनस 4y बराबर -30। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब गौर कीजिए, इन दोनों समीकरणों की मदद से हमको क्या करना है, तो पिता और पुत्र की उम्र ज्ञात करनी है, वर्तमान कितनी है। यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के मदद से हमें x और y का मान ज्ञात करना है। और x का मान अगर मिल गया, इसका मतलब है कि हमें पिता की वर्तमान आयु पता चल जाएगी, और अगर y का मान मिल गया तब हमको पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो आइए हम दोनों समीकरण को देखते हैं। तो पहला क्या था, तो पहला था मेरा x माइनस 2y बराबर 10, ये एक था। दूसरा कौन है, x माइनस 4y बराबर कितना, तो -30, ये हो गया दूसरा। अब आपको जो प्रोसेस आसान लगे, जिस प्रोसेस से आप इसको बनाना चाहिए, सब मेहनत आपको करना। तो शुरू हो जाइए आप लोग। तो देखिए हम भी बनाते हैं। तो x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 4y बराबर -30। ध्यान दीजिएगा, दोनों में x का गुणांक समान है, तो क्या करेंगे, समान चिन्ह घटा देंगे, घटा दीजिए। तो माइनस प्लस और ये प्लस, x कट गया, 2y घटा दीजिए तो 2y बचेगा, यहाँ जोड़िए तो 40 हो जाएगा, जिससे y का मान हो जाएगा 20 वर्ष। तो से भाग लेगा इधर आके, यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितनी वर्ष है, 20 वर्ष है। अब आइए हम लोग पिता का निकालेंगे, क्या कहते हैं, तो किसी समीकरण वैल्यू को रख देते हैं। x माइनस 2 इंटू 20 बराबर 10, और x बराबर 10 प्लस 20 दूनी 40, यानी x बराबर कितना, तो 50 वर्ष। इसका अर्थ ये हुआ कि पिता की जो वर्तमान आयु है वो 50 वर्ष है, और पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो कितना है, तो वो आपका 20 वर्ष है। तो ये एज का प्रॉब्लम था, यानी उम्र संबंधी समस्याएं थी आपकी, इसमें हम आपको प्रॉब्लम बताए। और आज का अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह ज्यामिति का सवाल है। ज्यामिति रहेगा उसमें, क्षेत्रमिति रहेगा उसमें, तो हम लोग उसी पे आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें ज्यामिति में, आप लोग जानते हैं क्या क्या आता है, तो त्रिभुज आता है। त्रिभुज के बारे में हम सभी को पता है कि त्रिभुज जो है वह 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति होती है। त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होता है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दूसरी आकृति जो है वह चतुर्भुज है। चतुर्भुज में कितना होता है, तो 4 होता है। क्या चीज, भुजा और 4 कोण होते हैं, 4 शीर्ष भी होता है। जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं त्रिभुज में कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है, बहुत सुंदर। इसी तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसमें जो हम प्रॉब्लम में जो हमको यूज होगा वो एक है चक्रीय चतुर्भुज। ध्यान से सुनिएगा, एक जिसमें हम लोग इसमें जिसका उपयोग करेंगे वो मुख्यतः 2-3 चीजों का इस्तेमाल होगा इसमें। त्रिभुज का होगा, चक्रीय चतुर्भुज का होगा, ठीक है, आयत का हो सकता है, त्रिभुज का हो सकता है, मतलब किसी का हो आप कर सकते हैं। जैसे आपको त्रिभुज के बारे में पता होगा कि अगर ये त्रिभुज है ABC, तो सभी जानता है त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर आप चतुर्भुज ले लीजिएगा और इसका नाम रखिएगा ABCD, तो चतुर्भुज के भी चारों कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री होता है। इसके अलावा ये भी आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं। फिर आयत का परिमाप भी हमको पता है। आयत का परिमाप फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। एक और है, वह है त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कोई भी समान त्रिभुज रहेगा
उसका अगर हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल को पूछेगा तो वो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई को शीर्ष लंब कहा जाता है, यानी 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब। ये किसका है? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा जैसा होगा। एक टॉपिक और आपको इसमें पढ़ना है, वो है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आप जानिए चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको है। तो कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष वृत्त पर, ध्यान दीजिएगा, कहता है ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष कहां पर हो? तो वृत्त पर। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज। ये हो गया आपका चक्रीय चतुर्भुज, यानी ABCD। ठीक है। इसके साथ ही साथ इसमें एक रूल भी है, यानी प्रॉपर्टी, यानी इसका गुण है, वह क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का जो योग होता है, सम्मुख समझते हैं मुंह के सामने, यानी ए के सामने C, तो ठेठ बात है। ए के सामने क्या है? C, और बी के सामने क्या है? D। तो कोण A जोड़ कोण C, यानी सम्मुख कोणों का जो योग होता है वह कितना होता है? 180 डिग्री। इसी ढंग से B के सम्मुख कोण D ना, उसी तरह से कोण B जोड़ कोण D बराबर भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसका यूज करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बस स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना होगा? तो भरना होगा। अब हम आपको हर एक प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम समझाते चलते हैं, ठीक है। देखिए, इसमें हम आपको पर प्रॉब्लम के हिसाब से समझाते जाएंगे, जैसे चीजें रहेगी वैसे बारी बारी से हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहला कौन सा प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। एक बात, प्रॉब्लम समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना किन्हीं को? देखिए, हम बहुत इजी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, पहला सवाल क्या, ध्यान दीजिए। पहला है कि यदि चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण A बराबर 2x प्लस 4 डिग्री, कोण B बराबर y प्लस 3 डिग्री, कोण C बराबर 2y प्लस 10 डिग्री और कोण D बराबर 4x माइनस 5 डिग्री हो तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिए, ये सवाल है आपका कि एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। चक्रीय चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया? तो ABCD, और सब कोणों का मान भी दे दिया गया। तब आपसे आपको कहता है कोण A का मान निकालिए, कोण B का मान निकालिए, कोण C का मान निकालिए, कोण D का मान निकालिए। बड़े बड़े सबको सब निकालना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? फिगर बनाते हैं, ठीक है। बना लीजिए फिगर। बन गया, ये हो गया ये B, ये C, ये D। तो चलिए बढ़ाते हैं इसको तो, देखिए कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, चूंकि ABCD एक
चक्रीय चतुर्भुज है। क्योंकि एबीसीडी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसीलिए देखिए ध्यान दीजिए, ए के सामने सी है ना, इसीलिए कोण ए और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक दूसरा आप ध्यान दीजिए, कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। ऐसा होगा कि नहीं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री है ना। तो हम लोग चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रॉपर्टीज में लगा दिए। ठीक है, अब हम इसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला में आइए, तो कोण ए जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। बताइए इसमें कोण ए कितना है? देखिए तो यहाँ 2x प्लस 4 और कोण सी क्या आपका 2y प्लस 10 लिख दीजिए यहाँ। तो कोण ए का मतलब कितना? तो 2x प्लस 4। ठीक है, अब प्लस कोण सी का मतलब कितना? देखिए यहाँ, तो सी का मतलब हो गया यहाँ 2y प्लस 10 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, और बढ़ते आगे, और 2x प्लस 2y। देखिए 4 और 10 कितना होगा? 14 ना, उधर भेज दीजिए इसको। तो यहाँ होगा आपका 180 माइनस 14, घटा दीजिए इसमें। तो देखिए कितना होगा, तो बढ़िया आ गया। और फिर देखिए दोनों में 2 कॉमन है, y निकाल दीजिए, निकल गया, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई। अब घटाइए, देखिए 0 में से 4 गया तो कितना बचा? 6। यहाँ 8 7 1 दे दिया था तो बचा कितना इसके पास? 7 ना, 7 में जाएगा कितना बचेगा? 6 और यहाँ से 1, यानी 166। अब बात कीजिए, 2 अगर इधर गुना हो जाए क्या हो? भाग लगेगा, लगा दीजिए, यानी और x प्लस y बराबर 166/2, यानी और x प्लस y बराबर 8 इंटू 3। ये मेरा जो हम पहला शर्त ले चले वो क्या था? तो a प्लस सी बराबर 180 डिग्री। उसमें जब हम a का मान रखें फिर c का मान रखें, देखिए ये मान किसका है? a का, ये किसका? c का। तो 10 4 14, 180 घट गया, 2x प्लस 2y 7 हो गया। फिर दोनों से हम 2 क्या किए? कॉमन कर लिए। फिर जब 2 कॉमन हो गया तो उधर भेज दिए हम, तो 2 से भाग लग गया। तो देखिए 8 और यहाँ पे 3, यानी पहला a प्लस सी के द्वारा हमको एक मिल गया समीकरण। अब हम क्या करेंगे कि फिर दूसरे सिस्टम को यूज करके हम दूसरे समीकरण का मान निकालेंगे, और जैसा ही दूसरा समीकरण निकालेंगे, और जैसे ही हमें दूसरा समीकरण मिलेगा हम दोनों को हल करके फिर वैल्यू निकाल लेंगे। आइए सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, कि हम दूसरे को लेके चलते हैं। तो चलिए इसमें दूसरा को लेके चलते हैं, देखिएगा ध्यान से। दूसरा क्या है मेरा? तो दूसरा है वह है कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। कोण B का मान देखिए क्या वहां पे आपका बोर्ड पर, तो y प्लस 3, और कोण D कितना है? तो 4x माइनस 5 बराबर 180 डिग्री हम लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे, यानी मान रख दिए। अब इसको सॉल्व करके बारी बारी से x y का मान निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। तो इसको हमको बनाना है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं। देखिए 4x प्लस वाई माइनस 2 180 डिग्री, और 4x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री प्लस 2, और 4x प्लस वाई बराबर 182, ये हो गया दूसरा। तो आपको इस तरह से 2 समीकरण मिला। देखिए वहां हमको दिया गया था कि कोण आपका B प्लस कोण D बराबर कितना है? 180 डिग्री, ध्यान दीजिए। और फिर हम क्या किए? B का मान रख दिए। देखिए B का मान कितना है? तो कोण B का मान है y प्लस 3, वहां उसका मान रख दिए। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा D का भी मान। बोले D का मान कितना है? तो D का मान है 4x माइनस 5, और तब हमें कहता है कोणों को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए x y को नहीं, आपको कोण ज्ञात करना है। तो कोण कितना है? ये देखिए 2x प्लस 4, हमको x ना, हमको अगर a चाहिए
तो हमको निकालना क्या पड़ेगा 2x + 4। अगर हमको b निकालना है तो हम क्या निकालेंगे y + 3। अगर हमको c निकालना है तो हम क्या निकालेंगे 2y + 10। अगर हमको d निकालना है तो क्या निकालेंगे 4x - 5। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम समीकरण को हल करेंगे। तो आइए हम पहले समीकरण को हल करते हैं। आप लोग शुरू हो जाइए। तो देखिए मेरे हिसाब से पहला है x + y = 83, ये मेरा पहला था। दूसरा है 4x + y = 182, ये हो गया दूसरा। इस दोनों को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अब देखते हैं ये होता कैसे है। तो देखिए y का गुणांक सेम है तो घटाना बेहतर होगा, यानी हम विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 4x + y = 182 घटा दीजिए। और एक बात और, जो विधि आपको आसान लगे उसी से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। -3x अब घटा लीजिए यहाँ, तो घटाइएगा भैया तो देख लीजिए 99 होगा, सही ना। कितना 99। देखिए 182 में 83 को सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या होता है। अब क्या करिए, यहाँ माइनस में आएगा आपको। अब यहाँ से x का वैल्यू भाग लगा दीजिए तो 3 यानी x का मान कितना मिला, तो 33 मिला, 33। हमको क्या करना है, तो वैल्यू निकालना पहले एंगल का, उसके लिए हमको y भी चाहिए। तो ये y निकालते हैं पहले हम लोग। तो बताइए x + y = 83 है, x का मान 33 है प्लस y = 83 है। इससे y का मान क्या होगा 83 - 33 हटा दीजिए, देखिए 0 5 यानी y का मान 50। अब हम जो वैल्यू निकाले अभी वो हमको x का और y का मिला, ठीक है। लेकिन हमको जो निकालना है वो क्या निकालना है, तो कोण निकालना है, यानी कोण A। चलिए पहला देखिए कोण A हमें ज्ञात करना है। कोण A कितना देखिए हम लोग अपना विधि में, तो 2x + 4 है मेरा पहला, ठीक है। तो चलिए अब x का मान रखिए बंधु, तो 2 × 33 + 4 गुना कीजिए 6 + 4 यानी कोण A कितना डिग्री हुआ 70 डिग्री। बहुत अच्छा। अब आइए अगर हम चाहे तो यहाँ से निकाल सकते दूसरा, लेकिन इसी से निकालते हैं। तो देखिए कोण B कितना आपका y + 3, y कितना बाबू साहब, तो 50 + 3 यानी कोण B का जो मान हो गया वो हो गया 53 डिग्री। अब आइए हम लोग कोण C निकालते हैं। तो कोण C क्या है देखिए यहाँ, तो कोण C आपका 2y + 10, ये कोण C हुआ। अब इसमें y का वैल्यू रखिए, तो 2 × 50 + 10 यानी 100 + 10 बराबर कितना 110 डिग्री, यानी A हुआ 10, देखिए C हुआ 70, दोनों मिला 180 होगा कि नहीं। अब आइए फिर D देखते हैं। D कितना है मेरा, तो D है 4x - 5 यानी 4 × 33 - 5 गुना कर दीजिए, क्या होगा देख लीजिए ध्यान से मल्टीप्लाई करके। तो 4 × 12 = 2, 4 × 12 = 13 -5 घटा के देख लीजिए 1 2 7 देख लीजिए 7 3 10 के 0 5 2 7 1 8 180 उड़ गया। तो ये मेरा पहला सवाल था, ये ज्योमेट्री का यानी आपके टाइप 6 का ये पहला सवाल है जो चक्रीय चतुर्भुज पे था। और कुछ सवाल होंगे अगर ऐसे तो आप लोग उसको बनाइएगा। अब आइए हम आपको इसके बाद दूसरा दिखाते हैं, दूसरा कौन सा है। तो दूसरा जो सवाल है उस पर विचार करते हैं हम। दूसरा सवाल क्या, सुनिएगा ध्यान से। एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज कौन है ABC, यानी अब हम त्रिभुज में आ गए, ठीक है। तो चलिए पहले सवाल लिखते हैं फिर आपको बताते हैं समझाते हैं। सवाल है आपका वह है कि त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस कोण B। यही सवाल, यदि त्रिभुज ABC में
कोण सी जो है वह 3 कोण बी बराबर 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी के बराबर हो, यानी इस तरह का कंडीशन हो, तो तीनों कोणों को ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, आपको एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें कोण के बीच में संबंध दिया गया, तब इसको बनाने के लिए आप बताइए बंधु कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि ये जो देख रहे हैं कंडीशन, इसको एक हम नया चर राशि का नाम दे देते हैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं किसके बराबर है। ये कह रहा बराबर है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो आपस में बराबर है तो कोई ना कोई वैल्यू तो मिलता होगा ना। जैसे मान लीजिए, समझिए कि अगर कोण सी 100 होगा, ठीक है, तो ये बी का तिगुना भी 100 होगा, ए प्लस बी का योग का दुगना भी 100, ऐसा होगा कि नहीं होगा। फिर से समझिए हमारी बात को, कि यदि हम कोण सी को मान ले 100, क्या मान ले 100, ठीक है, तो इसके कथन के अनुसार कोण बी का तिगुना 3 से गुना, और कोण बी का तिगुना वो भी कितना होगा 100, और कोण ए और कोण बी, कोण ए कोण बी का योग का दुगना वो भी कितना पड़ेगा 100 पड़ेगा। यानी यह तीनों जो है किसी न किसी एक नंबर के बराबर होगा। हम क्या करते हैं, उस नंबर को ही मान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या। देखिए, माना कि, ध्यान दीजिएगा, माना कि कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। ध्यान दीजिए, इसमें क्या किया हम, इस पूरे सिस्टम को ही मान लिया कि माना कि यह किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ इससे, इसका मतलब हुआ कि कोण सी कितना हुआ x, बहुत अच्छी बात, और 3 कोण b भी कितना हुआ x, जिसके कारण कोण b का जो मान होगा वह होगा x/3। ये तो दूसरा हुआ। अब देखिए तीसरा में, तो 2 कोण a प्लस कोण b बराबर भी कितना होगा x, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, और ये भी x के बराबर। ये बोले थे हम, अगर 100 के बराबर सब 100 होगा, तो इसका मतलब कोण c भी x के बराबर, 3 कोण b भी किसके बराबर, x के बराबर। तो 3 गुना दे रहा, क्या हो गया भाग, क्या कोई दिक्कत। यदि फिर सुनिए, यदि ये दोनों, ये पूरा रिजल्ट अगर आपस में बराबर है, सब बराबर है, तो अगर हम इसको x मानेंगे तो पहला भी x के बराबर होगा, यानी कोण c बराबर x हो जाएगा। फिर 3 कोण b वह भी किसके बराबर होगा, x के बराबर। तो लिखे 3 कोण b बराबर x। अब 3 गुना था, क्या होगा, भागे न लगेगा, तो इससे कोण b का मान कितना मिला हमको, x/3। और इधर देखिए, यहां हो गया मेरा, यहाँ पे चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बाद में कीजिएगा। देखिए कोण a प्लस कोण b भाग लगा दिए x/2। अब बताइए b का मान कितना निकाले थे आप, x/3 ना, रख दीजिए इसमें, यानी कोण a प्लस x/3 बराबर x/2, यानी कोण a बराबर x/2 माइनस x/3। अब बढ़िया यहाँ से आगे देखिए, और कोण a बराबर एलसीएम कितना है इसका 6, यानी 3x माइनस 2x, और कोण a जो है वह बराबर हो जाएगा किसके, तो कोण आपका x/6। इस तरह से हमको 3 चीज मिला, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमको 3 चीज मिला कि कोण a जो है वह हुआ x/6, कोण b हमको मिला x/3, और कोण c कितना मिला, x मिला। गौर कीजिए, यहाँ पर हमको कोण a, कोण b, कोण c जो है वह मिला किसके रूप में, तो x/6 के रूप में कोण a है, कोण b क्या है, तो x/3 है, कोण c क्या है, तो x है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम चले थे वैल्यू निकालना, और हमारा एक कंडीशन मिल गया कि भैया x का मान इतना, x तो पता ही नहीं। अब आप इस प्रॉब्लम में क्या कीजिए ना, थोड़ा सोचिए कि कोई क्या आपके पास त्रिभुज में यानी ट्रायंगल में कुछ ऐसा है जिससे कि आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक चीज आपके पास याद है आपको,
तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वह होता है कितना? 180 डिग्री। इसका मतलब हुआ इस त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर, बोलिए कितना? 180 डिग्री। चलिए बहुत सुंदर। देख, त्रिभुज ABC में कोण A जोड़ कोण B जोड़ कोण C बराबर 180 डिग्री। A का मान क्या है? देखिए यहाँ पे x/6 लिखिए। आइए, तो ये हो गया आपका x/6 प्लस x/3 प्लस x बराबर 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, नीचे में 6 है, 3 है, 1 है। अब बताइए 1 3 6 का लॉसवा क्या होगा, यानी एलसीएम, तो वह मिलेगा आपको 6, राइट ना। अब 6 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना बार में? एक बार में। 1 गुना x यानी x, फिर प्लस 3 से फिर भाग दीजिए 6 में, तो 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, यानी 2 बचेगा, 2 ऊपर से गुना कर दीजिए तो यहाँ हो गया 2x। 1 को 6 से भाग दीजिए, कितना बार में? 6 बार में ना, 6 से गुना कर दीजिए यानी 6x बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए, बोलिए। देखिए a का 3 कितना? a का 2 कितना? 3 और 3 6 9, यानी 9x बराबर 180 गुना 6 और x बराबर 180 इंटू 6/9, बोलिए 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ 20 अच्छा यानी 120। इस तरह से हमको क्या दिखा कि x का जो मान मिला हमको वो 120 मिला, लेकिन हमें कोण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, तो कोण आपका ये कितना है? x/6 यानी 120/6, बोलिए 6 दूनी 12। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि कोण A का मान हो गया 20 डिग्री। फिर आइए कोण B क्या होगा? तो कोण B होगा x/3। x कितना मेरा बाबू साहब? 120/3, भागा दीजिए, 3 चौका 12 और कोण C जो है वह तो x है और x तो हमको पता ही है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमको एक त्रिभुज मिला, एक त्रिभुज हम लिए थे जिसमें हमको कोण ज्ञात करना था। तो यहाँ कोण मिला A बराबर 20 डिग्री, B बराबर 40 डिग्री, C बराबर 120 डिग्री। और आइए एक प्रॉब्लम आपको भी और बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है सो देखिएगा। सवाल है कि जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है, सवाल देखिए ध्यान से। कहता है कि जब एक आयत, ध्यान दे रहे ना, जब एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम हो जाती है या कम हो जाता है। ध्यान दीजिएगा आगे। और कहता यदि हम उसकी लंबाई
3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें। तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात करें। यानी हमें आयत की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करके बताना है कि कितना है। पहले आप लोग एक बार ध्यान से सवाल को पढ़िए सब लोग। देखिए सवाल क्या है कि यदि एक आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाती है और चौड़ाई 3 मीटर बढ़ा दी जाती है, तब उसका क्षेत्रफल 8 मीटर स्क्वायर कम जाता है। यदि हम उसकी लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दें, तब उसका क्षेत्रफल 74 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सवाल यही है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई और गुना चौड़ाई। ये तो डन हो गया। यानी यहां पर हमको विमा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 2 ही वेरिएबल है, मेरा 2 ही चीज हमको बताना है, एक है लंबाई और दूसरा है चौड़ाई। लेकिन अब पॉइंट ये है कि हम लंबाई चौड़ाई से आयत का 2 चीज जानते हैं। एक क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई। दूसरा परिमाप होता है और वह भी होता है लंबाई गुने चौड़ाई, सॉरी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां सवाल में यदि आपसे क्षेत्रफल की चर्चा करेगा तो आप क्षेत्रफल निकालिएगा, परिमाप कहेगा तो परिमाप निकालिएगा। तो हम देखते हैं हमारे सवाल में क्या कहता है। हमारे सवाल में कहता है क्षेत्रफल। आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, माना कि आयत की लंबाई x एवं चौड़ाई y मीटर है। हम मान लिए कि लंबाई x मीटर एवं चौड़ाई y मीटर है। चूंकि क्षेत्रफल का रहा है इसीलिए क्षेत्रफल बोलिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई, यानी इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, xy हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को यहीं से सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमको दिया गया है। इस समीकरण में हम इस प्रॉब्लम में क्या करते हैं, हम आपको समीकरण बना के दे देते हैं। कल फिर ये प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी हम आपको समीकरण बना देते हैं, आप लोगों को हल करना है। ठीक है, तो चलिए घर में आप लोग कीजिएगा। देखिए क्या कहता है, आयत की लंबाई 5 मीटर घटा दी जाए आयत की लंबाई 5 मीटर, घट गया। कहता चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ा दीजिए, तो बढ़ा दीजिए, चौड़ाई को 3 मीटर बढ़ गया। अगर कहेगा घटाने तो माइनस, बढ़ाने कहेगा तो प्लस। तो बढ़ाए तो घटाए तो कितना हुआ, x माइनस 5। चौड़ाई को बढ़ाए तो क्या हुआ है, +3। तब उसका क्षेत्रफल देखिए कितना था मेरा, xy ना। कहता क्षेत्रफल क्या होगा, xy। यहाँ के गुना क्यों किए, तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल हो गया। यह क्षेत्रफल जो है, यानी घटाने बढ़ाने के बाद जो हमको क्षेत्रफल मिला है वो पहले के क्षेत्रफल से 8 मीटर कम है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। एक ये हुआ। दूसरा देखिए क्या करता है पुनः, कि यदि हम इसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दें, लंबाई था कितना x ना, बढ़ा दीजिए। चौड़ाई को कहता है 2 मीटर बढ़ाने के लिए कितना था, y ना, भी बढ़ा दीजिए। तो क्या होगा, y+2। फिर कहता है क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, गुना कर दिए, क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए। तो कहता है क्षेत्रफल बढ़ जाता है। किससे बढ़ेगा, पहले वाला से ना। पहले कितना क्षेत्रफल मिला, ये बढ़ गया, तो ये हो गया आपका दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा,
आप सवाल को ध्यान से देख लीजिए, कल हम लोग इसको आपको फिर बताएंगे, तो पूरा सही ढंग से पूरा बना के दिखाएंगे हम आपको। तो आप सभी क्या कीजिएगा, इसको घर में ट्राई कीजिएगा। आज हम यहीं पे भी अपना वीडियो समाप्त करते हैं, फिर कल आपसे मुलाकात होगी हमारी। तब तक थोड़ा ध्यान से मेहनत कीजिए और अच्छे से रहिए। तो बस आज इतना ही, फिर कल आपसे मिलते हैं।